we will talk about energy distribution and degrees of freedom. So let us talk about degrees of freedom. इसको बड़े आराम से समझेंगे. सपोज एक पॉइंट साइज्ड बॉडी है, पॉइंट साइज पार्टिकल है. इन जनरल इसकी वेलोसिटी दे रखी है. इसकी वेलोसिटी को फुली रिप्रेजेंट करने के लिए एट मैक्सिमम 3 कोऑर्डिनेट्स ही चाहिए होंगे, x y z. तो इसकी वेलोसिटी के एट मैक्स 3 कंपोनेंट हो सकते हैं. बोलो यार. तो अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा पार्टिकल की, क्या लिखूंगा बताना? हाफ m vx स्क्वायर, हाफ m vy स्क्वायर, हाफ m vz स्क्वायर. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितने टर्म्स हो सकती हैं? 3 हो सकती हैं क्लास. बोलो यार. हाँ जी. तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी? 3 होंगी. कितनी होंगी क्लास? 3 होंगी. क्या लॉजिक समझ आया? टू फुली रिप्रेजेंट या फुली राइट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल, I'll need a maximum of 3 terms. Yes, of course. अगर ये पार्टिकल along x एक्सिस चल रहा है तो एक ही कंपोनेंट से बात बन जाएगी. मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम पॉसिबल कितने चाहिए? 3. 3 से ज्यादा तो नहीं चाहिए. हम किसी भी पार्टिकल की स्पेस में वेलोसिटी x y z कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिख सकते हैं. तो इस पार्टिकल की जब वेलोसिटी x y z टर्म्स में लिखेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी के 3 टुकड़े बनाकर लिख सकते हैं. यस क्लास. Yes, sir. Yes, sir. तो इसकी कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हुई? 3 हुई. सो व्हाट आर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? क्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर द वेज इन विच आई कैन पोजेस काइनेटिक एनर्जी. डिफरेंट वेज इन विच आई कैन पोजेस काइनेटिक एनर्जी. कि मेरी वेलोसिटी का y कंपोनेंट, मेरी वेलोसिटी का x कंपोनेंट, मेरी वेलोसिटी का z कंपोनेंट. ये इसको ऐसे भी बोल सकते हो, मेरी मोशन को कंप्लीटली बताने के लिए कितने वेरिएबल्स लगेंगे. तेरी वेलोसिटी को कंप्लीटली बताने के लिए 3 वेरिएबल चाहिए, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, बस. तो किसी भी सिस्टम की एनर्जी को कंप्लीटली बताने के लिए या मोशन को कंप्लीटली बताने के लिए कितने डायमेंशंस का, कितने वेरिएबल्स का यूज होगा, उसको बोलते हैं उस सिस्टम की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. बोलो क्लियर है? Yes, sir. इसी तरह अगर कोई इस टाइप का एटम हो, 2 पॉइंट साइज सेपरेटेड बाय अ रॉड. इसकी एक तो वेलोसिटी vx vy vz हो सकता है. दूसरा, इसको ऐसे रोटेट कर सकता हूं और इसको इस ऐसे भी रोटेट कर सकता हूं. बोलो. अब आप कहोगे सर आप इसको ऐसे भी तो रोटेट कर सकते हो, ये वाली ब्लू लाइन के लॉन्ग, बट इस लाइन के लॉन्ग आई 0 नहीं होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सोचो, क्योंकि दोनों पॉइंट मासिस अगर एक्सिस पे हो तो आई 0 हो जाता है. Yes. याद है? तो ट्रांसलेशन को बताने के लिए 3 वेरिएबल्स लगेंगे एट मैक्स, और रोटेशन को बताने के लिए 2 वेरिएबल लगेंगे, ओमेगा 1 ओमेगा 2. तो कितने वेरिएबल्स में टोटल कहानी बनेगी? 5. तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 5 हो गए. इज इट ओके? समझ पा रहे हो यार? Yes. Yes, sir. क्लियर है ना यार? ऑफ कोर्स यू कैन डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 5 आल्सो. यू कैन हैव अ इसको ऐसे भी रोटेट कर सकते हो. अब इस तरह से रोटेट करोगे तो 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं ना ओमेगा को. ओमेगा का कंपोनेंट ले लो अलोंग एंड दैट. तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कैन आल्सो बी टेकन. बट मैं बात कर रहा हूं कि इंडिपेंडेंटली ये 5 लगेंगे वेरिएबल्स इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी को बयान करने में. तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी 5. सो फॉर अस व्हाई डज दैट मैटर? अगर मोनो एटॉमिक गैस की बात करें, हमारे केटीजी में मोनो एटॉमिक गैस का जो बिंदु था उस पॉइंट साइज था. मोनो एटॉमिक गैस के जो पार्टिकल्स होंगे पॉइंट साइज होंगे. तो उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी हमने निकाला था 3/2 पीवी आई थी. याद है? Yes, sir. जो 3/2 एनआरटी. तो अगर आपको याद हो, ये काइनेटिक एनर्जी was the kinetic energy, a sum of K's along 3 degrees of freedom.
बोलो। मोनोएटॉमिक गैस में 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी, तो तीनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलाकर 3/2 nRT आई थी। बोलो यार। Yes, sir. अब एक लॉ होता है जिसको हम लॉजिकली समझ सकते हैं, डिराइव नहीं करना है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। नेचर किसी डायरेक्शन को फेवर नहीं करती, यही था ना सिमेट्री का मतलब। भाई हर डायरेक्शन बराबर है, तो नेचर हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी इक्वली ऑनर करेगी। इसका मतलब क्या है? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम मस्ट बी सेम। इसका यह भी मतलब है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी गैस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड amongst its all degrees of freedoms. Why? Because nature cannot favor one particular degree of freedom. Yes, लॉ समझ आया कि काइनेटिक एनर्जी जो टोटल है is equally divided amongst all degrees of freedom. बोलो क्लास, समझ आई ये बात? Yes, sir. बोलेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मोनोएटॉमिक गैस में देख लेते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 3/2 nRT। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने थे? 3। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई? हाफ nRT आई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल या वन एटम ऑफ गैस या वन पार्टिकल 1/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हो जाएगा। सोच कर देखो कहां से आया ये। नंबर ऑफ पार्टिकल्स n होते हैं ना, डिवाइड कर दो उनसे। Yes, sir. नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे n इंटू एन, डिवाइड करूंगा n कट जाएगा, r/n के भी होता है। तो ये कहता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कि किसी भी पार्टिकल की पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है? हाफ kBT। भले ही ये जो डेरिवेशन है हमने मोनोएटॉमिक के लिए देखी है क्योंकि हम उसी के लिए डिराइव कर सकते हैं, बट दिस इज वैलिड फॉर एवरी टाइप ऑफ गैस। इट वाज डिराइव्ड फॉर monoatomic gas, but it is valid for every type of gas. Is that clear to everyone? बोलो क्लास, क्लियर हुआ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? हाफ kBT। यस, Yes, बोलो यार। sir. नाउ दिस इज ट्रू फॉर ऑल आइडियल गैसेस। हम आइडियल गैसेस की बात करें, ट्रू फॉर आइडियल गैसेस। तो अगर हम डायटोमिक गैस पर जाएं, डायटोमिक गैसेस पे जाएं, इनके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गिनते हैं। 3 तो ट्रांसलेशन है। कितने मॉडल है? 3 ट्रांसलेशन होते हैं। 2 होते हैं कैसे? रोटेशनल, बताए थे। और एक होता है वाइब्रेशनल। अभी इसमें थोड़ा सा विवाद है। और हर वाइब्रेशन के 2 मोड्स होते हैं। वाइब्रेशन में भी कितने मोड्स होते हैं? 2 होते हैं। तो अगर एक वाइब्रेशनल मोड लिखा है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी काउंट होंगी? 2। हर वाइब्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है? 2। ये याद रखना। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो गई? कितना हो गया? 5 प्लस 2 स्टार। स्टार क्यों? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर ही एक्टिवेट होता है। तो जब तक हाई टेम्परेचर वर्ड मेंशन ना हो, हमने बाय डिफॉल्ट 5 लेना है। क्लियर है? अरे बोलो यार, डायटोमिक गैस के लिए आपको Yes, मुझे sir. पता है Yes, कि sir. क्या Yes, है, तो मैं फिर भी दिखा देता हूँ। ये श्री श्री एनसीईआरटी जी ने जो लिखा है, मैं एग्जैक्टली आपको वही चीज कर रहा हूँ। इनफैक्ट आज का होमवर्क भी यही है। आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर। थोड़ी सी थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात होगी तो उसको छोड़ देना, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के बाद आता है एनसीईआरटी में चैप्टर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ते हैं लाइन।
इफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल इज नॉट रिजिड मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वाइब्रेट करने लग जाएं, बट हैज इन एडिशन अ वाइब्रेशनल मोड, एक वाइब्रेशनल मोड है बट उसकी एनर्जी देखो केबीटी ऐड करी है, मतलब हाफ केबीटी इंटू 2 ऐड किया, दिख रहा है सबको? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 ऐड करी हैं, यस सर। ठीक है ना? इसी तरह जब भी एफ, देखो यहाँ पर लिखा है एफ वाइब्रेशनल मोड्स पॉलीएटॉमिक गैसेस में, एनर्जी में देखो क्या ऐड किया है, एफ, है ना? तो 2f इंटू हाफ केबीटी ऐड किया ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लास? Yes, sir. तो ये 2 इंटू केबी हाफ केबीटी, क्योंकि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ करना होता है ना, तो वाइब इसने ऊपर लिखा हुआ है कि वाइब्रेशनल में 2 मोड काउंट होते हैं। अब भाई ठीक है, हम समझ गए ना कि अगर वाइब्रेशनल 1 मोड है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर वाइब्रेशनल 2 है। आर यू गेटिंग इट क्लास? Yes, sir. हाँ जी। तो इन्होंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कहानी, मैं तो ये लिखा है, ये देखो कट ही गया इसका। तो वो कह रहा है कि वाइब्रेशनल एनर्जी में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हाफ एम ए स्क्वायर और एक हाफ के वाई स्क्वायर, 2 टर्म्स होती हैं। हेंस once the vibrational energy terms contain square terms of vibrational variables y and dy, तो वाइब्रेशनल टर्म में 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, ठीक है ना? तो 1 वाइब्रेशनल मोड कंट्रीब्यूट्स 2 स्क्वायर टर्म्स, ये देखो लिखा हुआ है, समझ गए ना? एक पोटेंशियल होता है और एक काइनेटिक होता है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, क्योंकि वाइब्रेशन में आपको समझ गए ना, पोटेंशियल एनर्जी भी काउंट हो जाएगी। भले ही हमने मोनोएटॉमिक गैस में ओनली काइनेटिक ली थी, क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस में एक ही एटम था। अब पॉलीएटॉमिक या मल्टी एटॉमिक गैसेस में जाओगे तो एटम्स एटम्स के बीच में तो इंटरेक्शन होगा ना यार। अगर 2 एटम का एक मॉलिक्यूल है तो उस दोनों के एटम्स के बीच के तो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है ना। तो हमने जब डिराइव किया था, भले ही प्योर काइनेटिक एनर्जी के लिए किया था, बट अगर मोनोएटमिक से बड़े एटम्स है, बड़े वाली मॉलिक्यूल्स वाली गैसेस हैं, तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स भी होंगी, और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या कहता है, सबको बराबर एनर्जी मिलेगी। क्या ये बात समझ आई सबको? कंट्रीब्यूट्स टू स्क्वायर टर्म्स से वाली बात समझ आई सबको यार? यस क्लास? So, सो फॉर डायटोमिक गैस टोटल एनर्जी लिखेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे टोटल एनर्जी। तो यहाँ पर भी एक्चुअली मुझे ना, भले ही के ही था, बट आई शुड हैव रिटन टोटल एनर्जी, ऑफ वन पार्टिकल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये होगा, ठीक है ना? इट कुड बी काइनेटिक, इट कुड बी पोटेंशियल, वी डोंट केयर। सो टोटल एनर्जी ऑफ डायटोमिक गैस क्या होगी? 5/2 केबीटी प्लस केबीटी, है ना? 2 इंटू हाफ केबीटी वाइब्रेशन वाली स्टार के साथ। बोलो यार, फॉर वन एटम, इज इट ओके? yes, sir. समझ आ गया ना सबको? अब ये टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदरूनी पार्टिकल्स की काइनेटिक, तो इसको इंटरनल एनर्जी भी बोल सकते हैं ना यार, इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इट इज द सम ऑफ केज एंड पीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। हाँ जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस बोल सकता हूँ मैं, उसके अंदर से जो पार्टिकल्स की आपस में कई पी है उसका सम। बोलो क्लास? Yes, sir. को अगर U से Yes, रिप्रेजेंट sir. करें तो U ऑफ मोनोएटॉमिक गैस क्या आएगी? एक एटम की थी हाफ केबीटी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स NNA, है ना? और इसी तरह डायटोमिक की करेंगे तो क्या आएगा? हाफ केबीटी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू 5 क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे ले रहा हूँ, इंटू NNA। तो ये आ जाएगा 3/2 nRT और ये आ जाएगी 5/2 nRT। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? Na इंटू KB R बन गया, N तो N है ही। बोलो बुजुर्गों, क्लियर लिखा है, समझ आ रहा है? तो अब मैं अगर आपको मोनो एटॉमिक डायटोमिक गैस बता दूं, आप उसकी इंटरनल एनर्जी बता सकते हो, आपको टेम्परेचर और मोल्स चाहिए,
बाकी तो बता ही दोगे ना क्लास। Yes, sir. ठीक, अब यहाँ पर अगेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, वो प्लीज देखते हैं। पॉलीएटॉमिक गैसेस के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 उन्होंने बोला है ट्रांसलेशन लेने हैं, 3 ही रोटेशन लेने हैं, केमिस्ट्री में जो मर्जी पढ़ा हो, प्लस F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेने हैं, F मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, सॉरी F मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 6 + 2F। आई बात समझ में? ये स्टार वाले समझ गए ना, हाई टेम्परेचर पर। अब आप कहोगे सर केमिस्ट्री में सर ने बताया था लीनियर हो तो 2 होता है, नॉन लीनियर हो तो 3 होता है। तो भाई मेरे सिलेबस में देखो, पढ़ो इस लाइन को, यहाँ पर देखो, 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन, दिख गया सबको? एनसीईआरटी जी ने कह रखा है, इस पे मैं अब कोई बहस विवाद करने कोई फायदा ही नहीं है। 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन, दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो फिजिक्स तो में सर अगर केमिस्ट्री में क्वेश्चन आया तो उस वे से करेंगे। करेक्ट, फिजिक्स में अगर पॉलीएटॉमिक गैस आ गई, फिजिक्स वाले कभी नहीं बताएंगे लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो आप 6 ले लेना चुपचाप। केमिस्ट्री में तो बताएंगे ना लीनियर नॉन लीनियर, हम थोड़ी बताएं, हम तो पॉलीएटॉमिक बोल के 6 मान लेंगे। आई बात समझ में? वी वोंट केयर बियॉन्ड दैट। आर यू गेटिंग माय Yes, पॉइंट sir. क्लास? सो बी वेरी केयरफुल इन दिस। क्लियर है सबको? सो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इसने एनसीईआरटी ने यहाँ पर दे भी रखा है, ऑफ कोर्स देयर आर डिस्क्रिपेंसीज एंड ऑल दैट तो लिख दिया है। ये तो कह रहे हैं ना मैं तो कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ, तो कॉन्सेप्चुअली गलत भी बता दूं क्या जा रहा है, आपने तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से देख लेना। ऐसे लिख के उसने अपने हाथ झाड़ दिए। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमने 6 लेना है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? बोलो यार, वी हैव टू टेक इट एज 6। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? 6 हो गए ना, 3/2 3/2 6 हो गए, ये तो चलो हायर एनर्जी पर ही आते हैं। क्लियर है क्लास? Yes, sir. बहुत Yes, sir. एक टेबल में बना देता हूँ, इसको याद कर लेना बस। ये फ्रॉम एनसीईआरटी है, मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। हाँ, पॉली में सारे आ गए, 2 से ज्यादा वाले। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एट नॉर्मल टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर। जब तक लिखा ना वेरी वेरी हाई या कुछ इंडिकेट ना कर रहे हो तब तक मत लेना। तो 3 5 6 3 7 9, ओह सॉरी 9 थोड़ी, 6 + 2F। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है सबको? Yes, sir. ये याद कर लेंगे, इस पे हम कोई बहसबाजी अब करेंगे नहीं, है जो है भाई, क्या करें। ठीक है, ये तो वैसे बहुत ही ज्यादा रेयर कंडीशंस में यूज होगा, कंडीशंस अप्लाई है, तो यही मेन है जो आपको याद रखना है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑल द गैसेस कैन इजीली बी फाउंड आउट। यस, एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम देयर? बोलो यार, समझने में कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक है, No. ठीक है। इसके बाद हम गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज डिफाइन करेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ ए गैस। अब गैस की हर प्रॉपर्टी कैसे गैस के साथ हीटिंग करी जा रही है उस पर डिपेंडेंट है। तो 2 टाइप की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज होती हैं गैस के पास, एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम आइसोबारिक प्रोसेस के अंडर बोल सकते हैं। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस अंडर कांस्टेंट प्रेशर क्या होगी? हीट गिवन पर चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट मोल, क्योंकि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। और अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछोगे तो ये होगी हीट गिवन पर चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट मास। आई बात समझ में? Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, ये बोलो। ये कौन सी मोलर
ये मोलर वाली है, ये मोलर वाली है बेटे, पर यूनिट मोल, हीट गिवन पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ओके सर। और ये पर, अच्छा इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट से क्लियर हो जाएगा आपको, जूल पर केल्विन मोल, नीचे केल्विन मोल होगा। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ये तो पढ़ रखा है सर, जूल पर केजी मोल, केजी केल्विन था, याद है। और ये भी सही होगा जो रिलेशन मैंने लिखा है, Cp is equal to molar mass into Yes. Sp। यस सर। अब एक बात याद रखना, अगर तो क्वेश्चन में लिखा नहीं है मोलर वर्ड तो यार यूनिट से ढूंढ लेना, और अगर ना यूनिट है ना मोलर लिखा है तो हमारी सेंस ये कहती है कि ये होता है। अगर मोलर वर्ड नहीं लिखा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसे बोलते हैं, इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसे बोलते हैं, इसको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं अंग्रेजी के हिसाब से अगर चलें। क्लियर है ना। तो मोलर वर्ड अगर नहीं मेंशन्ड है तो एस होता है, मोलर वर्ड है तो सी होता है। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस? बाकी यूनिट से पकड़ना आप। क्लियर है ना? यस, पकड़ लोगे ना यार यूनिट से, तो मोल है कि केजी है। यस सर। सिमिलरली, अच्छा ये नीचे पी कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर, ठीक है ना। द डिफरेंस इज लार्ज, मतलब काफी फर्क पड़ता है। और ये आपको पता होगा, घर पे अगर कुकिंग करी हो, ढक के कुकिंग करो और खोलकर कुकिंग करो, उसमें अंतर आता है, ठीक है ना। किसी बर्तन को अगर किसी चीज को कुक कर रहे हो, ऊपर प्लेट रख दोगे तो जल्दी कुक हो जाता है। आपने देखा होगा पानी जल्दी उबल जाता है, दूध जल्दी उबल जाता है, यस सर। तभी Yes, जब sir. उबालते Yes, हो, sir. ठीक है ना। तो वो व्हाई दैट कम्स विल सी लेटर, बट यस यू नो दोनों में फर्क होता है। तो इसका ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट, क्लियर है, जूल पर केजी केल्विन होगा। सिमिलरली सीवी एम टाइम्स एसवी होगा, ठीक है ना। अब कोई कहेगा सर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्यों नहीं डिफाइन किया? एडियाबैटिक प्रोसेस का 0 होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस का इन्फिनिटी होगा। सोच कर देखो क्यों। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट तो देनी नहीं है, तो डीक्यू तो 0 ही होगा, और आइसोथर्मल में dt 0 हो गया, नीचे 0 हो गया, ऊपर 0 हो गया। तो ये क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. समझ आया सबको? तो अब होमवर्क के तौर पे एनसीईआरटी से काइनेटिक थ्योरी का चैप्टर आप पढ़ सकते हो। मेरी तरफ से चैप्टर की थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू खत्म हो गया है। अगर आप कॉपी में नोट्स में देखोगे, हमने इतना ही किया हुआ है, ठीक है। बाकी पार्ट हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, जो सीपी सीवी वगैरह सारी बातें हैं वो थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे उसमें सारा रिवाइज होगा एक एक प्रोसेस को। There are something called as phase diagrams. I think you have studied them in chemistry. Phase diagrams. अरे बोलो, फेज डायग्राम तो आपने केमिस्ट्री में पढ़े हैं ना? हेलो, कोई बोल नहीं रहा। बना के दिखा दो फिर पता चलेगा। हाँ, yes, sir. सर ने मना Yes, कर sir. दिया था करने को। फेज डायग्राम्स क्या होते हैं, चलो देखते हैं। अब किसी गैस को अगर हीट कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, उसके वेपर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम हो जाता है। इफ यू आर हीटिंग समथिंग, यू आर हीटिंग अ लिक्विड, मान लो कि वेपर्स का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर होता है। हाँ जी, तभी तो हम बोलते हैं ना कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 atm प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप बाहर का प्रेशर लो कर दोगे तो वाटर जल्दी बॉयल कर जाएगा, क्योंकि वेपर को एस्केप करने के लिए आसानी हो जाएगी। तो जो फेज डायग्राम होते हैं वो होते हैं प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, ठीक। उनमें ऐसी लाइंस दिखाई देती हैं जिनके ऊपर लिक्विड होता है और नीचे वेपर स्टेट होती है या गैसीय स्टेट होती है। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? अगर आप उसी टेम्परेचर पे प्रेशर बढ़ा दोगे तो लिक्विफाई हो जाएगा गैस, और अगर
प्रेशर घटा दोगे तो वेपर फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है? बोलो यार। तो ये प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ किसी गैस का हम बनाते हैं, फेज डायग्राम जब बनाते हैं तो ये लाइंस आती हैं, जहां ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम को। अगर आप इस लाइन, मान लो आपने देखा 27 डिग्री सेल्सियस पर, मान लो 1 atm प्रेशर पर, मान लेते हैं कि प्रेशर टेम्परेचर पे लिक्विड भी है वेपर भी है, दोनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। अगर 27 डिग्री सेल्सियस पे आप प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा। ऊपर वाली स्टेट में क्या है? लिक्विड है, तो सारा का सारा वेपर क्या कर जाएगा? लिक्विफाई कर जाएगा। और अगर उसी पॉइंट पे आप प्रेशर घटा दोगे तो नीचे क्या मिलेगा आपको? वेपर। आई बात समझ में? नीचे वेपर, ऊपर लिक्विड। आर यू गेटिंग इट क्लास? इसको बोलते हैं फेज डायग्राम, कि दोनों स्टेट्स को एग्जिस्टेंस की एक इक्विलिब्रियम लाइन आती है। एक लाइन के ऊपर Yes, दूसरी sir. स्टेट है, लाइन के नीचे दूसरी स्टेट है। इज इट ओके? अब ये फेज डायग्राम बनाए जाते हैं, ठीक है ना। वाटर का मैं बनाकर दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी में गिवन भी होगा कहीं ना कहीं। तो वाटर का फेज डायग्राम जो है, प्रेशर टेम्परेचर कुछ ऐसा सा है। Yes. यहाँ पर सॉलिड, यहाँ पर लिक्विड, यहाँ पर वेपर, ठीक। और ये आपने सुना होगा 0.01 डिग्री सेल्सियस ना, 273.16 केल्विन, 0.006 atm। ये ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं इसको, ट्रिपल पॉइंट समझ गए? ये Yes, वो sir. प्रेशर और टेम्परेचर है Yes. जिसमें वाटर सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट तीनों में हो सकता है। इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। समझ गए? तो जो ऊपर वाले थे वो कौन थे? वो डबल पॉइंट्स हो गए, ये सारे डबल पॉइंट्स हैं। इस लाल लाइन पे Yes, द sir. gas or the liquid both can coexist, that is that type of temperature। इस लाइन के ऊपर प्योर लिक्विड होगा, इस लाइन के नीचे ओनली वेपर होगा। इस लाइन पे both can coexist। so at 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड एंड वेपर दोनों स्टेट में होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ कहीं आएगा, है ना। दोनों होता है, लिक्विड और वेपर दोनों में कोएग्जिस्ट कर सकता है। तो 101 वाला यहाँ पर इस पॉइंट पे लाई कर रहा होगा। आई बात समझ में? अरे बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, इसको sir. अगर 100 डिग्री सेल्सियस से सेम प्रेशर पे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इधर चला जाएगा ग्राफ, तो स्टीम ही एग्जिस्ट करेगी, पानी नहीं एग्जिस्ट कर सकता। आई बात समझ में? सर और हम अगर अभी तक ट्रिपल पॉइंट अचीव कर पाए रियल लाइफ में? नहीं, ये मेरे हिसाब से एक्सट्रापोलेशन से आता होगा यार, बाकी आई डोंट नो, आई डोंट नो, मतलब आई डोंट नो, मेरी नॉलेज के परे है। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। कॉन्सेप्चुअल होगा, कुछ होगा फंडा, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा। क्रायोजेनिक्स में मैं भी कर लिया हो, निकाला तो होगा ही किसी तरह साइंटिस्ट ने। और ऐसी एक CO2 का होता है, वो कुछ थोड़ा सा कर्व ऐसा है, ये इस टाइप का है, थोड़ा लिक्विड, गैस और सॉलिड, और उसका जो ट्रिपल पॉइंट है वो और ज्यादा नहीं। ये तो ट्रिपल पॉइंट अटेनेबल है, ये तो हो जाएगा मेरे हिसाब से। वाटर का ट्रिपल पॉइंट निकालना क्या मुश्किल है? 0.01 डिग्री सेल्सियस कल रात चंडीगढ़ में ही होगा मुझे लग रहा है, ठंड में तो ट्रिपल पॉइंट तो मिल जाएगा। ये तो इतना मुश्किल नहीं है। वाटर का इतना लो प्रेशर भी क्रिएट हो जाता है, नॉट वेरी लो प्रेशर, इट इज हाई, मतलब मेरे हिसाब से तो अचीवेबल है। वाटर का तो हो गया होगा, ये ओके भी सर। हो गया होगा 6.6 भी मेरे हिसाब से तो हो ही गया होगा। यस। तो आपने ड्राई आइस सुना होगा, ड्राई आइस, हैव यू हर्ड? Yes, सॉलिडिफाइड sir. Solid Yes, CO2. sir. सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस। तो वो जो धुआं करते हैं स्टेज पे, ड्राई आइस को पानी में डाल देते हैं, CO2 बनती है, CO2 हेवियर होती है एयर से। तो जैसी वो एयर, जैसी आप Yes, sir. पानी में मतलब ड्राई आइस को पिघलाते हो, CO2 बनती है, उसके अंदर वेपर्स भी होते हैं, और वो हैवी होने की वजह से नीचे वो धुआं सा बन जाता है। तो स्टेज पे नकली धुआं क्रिएट करते हैं, वो ड्राई आइस से ही करते हैं, आपने देखा होगा, ठीक।
तो ये फेज डायग्राम बोलते हैं इसको। दैट इज ऑल अबाउट दैट, और कुछ नहीं, फैक्चुअल है। कभी आ जाए पूछ ले ये कौन सा पॉइंट है, ऐसा ही फैक्ट आएगा, या इससे प्रेशर बढ़ा दे तो क्या होगा। एक और बात जो हमें पता होनी चाहिए वो है मीन फ्री पाथ, केमिस्ट्री में डिराइव किया गया है। मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला है वो ये आ जाता है √2 पाई डी स्क्वायर एन वी। एन वी क्या होता है? नंबर डेंसिटी। और वो ये क्या होता है? एन एन ए बाय वी, है ना, नंबर डेंसिटी ऑफ गैस पार्टिकल्स, है ना। तो एन एन ए बाय वी आ जाएगा। तो लैम्डा, मीन फ्री पाथ, लैम्डा को बोलते हैं, क्या होता है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी पार्टिकल बिटवीन टू कोलिजंस, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस, ये आ जाता है वो। ये होता है मीन फ्री पाथ। और कई बार रेट ऑफ तो कोलिजंस यहाँ पूछ पे रहे। डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, डी होता है डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस पार्टिकल्स। Rate of collisions is proportional to देखो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो रेट होगा स्पीड अपॉन डिस्टेंस, VRMS। हम वैसे रेट ऑफ कोलिजन ये लेते हैं VRMS बाय लैम्डा, सो इट कम्स आउट टू बी VRMS क्या होगा 3RT/m, और लैम्डा क्या हो गया V बाय √2 पाई डी स्क्वायर NNA। क्लियर है? बोलो यार। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू T इंटू N इंटू V, है ना, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो सेम गैस के लिए कांस्टेंट ही होंगी। तो आप N की जगह PV/RT लिख सकता हूँ मैं। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू P/√T आ जाएगा। देखना जरा, ये ले लो या ये ले लो या ये ले लो, जैसे भी देखना है। तो ये कई बार पूछा जाता है, रेट ऑफ कोलिजन को डबल कर दिया, प्रेशर सेम था, टेम्परेचर के साथ क्या होगा, इस टाइप की अगर बातें आ जाएं, कर सकते हो ना यार। तो ये Yes, डिराइव sir. कर ले, मेरे हिसाब से तो ये याद रख लो, ये निकाल लेना वहां बैठकर। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना तो कर सकते हो। हाँ जी, ये जेईई मेंस में क्वेश्चन आ जाते हैं। इफ प्रेशर इज डबल्ड, एक क्वेश्चन करवा भी देता हूँ, एंड rate of collisions is trebled, find ratio of T final to T initial। trebled word आ चुका है ना, you have been already troubled by trebled। हाँ जी, तो rate 4/9 upon rate 2 is equal to P1 by P2 into root of T2 by T1, है ना। तो रेट ट्रेबल हो गया है, प्रेशर डबल हो गया है। बोलो यार, ये आ जाएगा। तो Yes, T2 sir. by 4/9, सिंपल इनफ। वो पुराना टेम्परेचर देके नया वाला पूछ लेंगे, नया देके पुराना पूछ लेंगे। These type of things can be done, so you should know how to solve this. This is the entire chapter of kinetic theory of gases। कुछ कुछ एप्लीकेशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी इन थर्मोडायनेमिक्स होंगे, थर्मोडायनेमिक्स से काइनेटिक थ्योरी की कुछ चीजें समझ आएंगी, वो हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में करेंगे। क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I think we have a class tomorrow, so by tomorrow please read this chapter from NCERT and then we will have a discussion। अगर कोई NCERT में चीज लगे कल हम बात कर लेंगे उस पे, ठीक है। Then we'll start thermodynamics, first law of thermodynamics, zeroth law of thermodynamics। कल जब आओगे बिल्कुल क्लीन स्लेट लेकर आना, केमिस्ट्री में ये किया था वो किया था वो मत करना, क्योंकि हम चाहेंगे कि ये चैप्टर आप ना बिल्कुल नए सिरे से पढ़ो, ठीक है, ताकि वहां की कंफ्यूजन्स भी आपकी